नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नेतन्याहू को आप जानते हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने एक सवाल पूछा है और सवाल ये पूछा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के साथ अगर कोई लड़ाई होती है फ्यूचर में तो तुर्की और सऊदी अरबिया भी भारत के ऊपर हमला करेंगे। अब यह सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? वैसे तो नेतन्याहू अपनी चिंता कर ले, यह सवाल पूछे कि इजराइल के साथ अगर सऊदी अरबिया की या टर्की की कोई लड़ाई होती है तो क्या उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरबिया भी शामिल होंगे। लेकिन हिंदुस्तान की ओर उसने इशारा किया है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से इजराइल को समर्थन मिलता रहा है। ठीक है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन यह सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कल जुमे के दिन, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तारीख है 8 अगस्त, 7 अगस्त को यानी फ्राइडे को एक समझौता हुआ है, मक्का समझौता। और मक्का में यह समझौता हुआ है सऊदी अरबिया, टर्की और तुर्की कहा जाता है उसको, और पाकिस्तान में। पहले इस समझौते में इजिप्ट भी शामिल होने वाला था, लेकिन अब यह समझौता इन 3 मुल्कों में हुआ है। अब अगर इन 3 मुल्कों को देखें तो खासियत क्या है, यह देखिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम उसकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन वो एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर बम है। इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। यह है पाकिस्तान की ताकत। सऊदी अरबिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बेहद रईस मुल्क है। तेल है उसके पास, गैस है उसके पास। ये सऊदी अरबिया की ताकत है। अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी गल्फ कंट्री अगर कोई है तो वो सऊदी अरबिया है। और तुर्की की क्या है? तुर्की नाटो का मेंबर है, यानी अमेरिका का करीबी है। नाटो आप जानते हैं एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी संधि है कि नाटो के किसी मुल्क के ऊपर अगर अटैक होता है तो माना जाता है कि सारे नाटो मुल्क के ऊपर अटैक हुआ है। यूक्रेन इसी नाटो में घुसने की कोशिश कर रहा है और तुर्की इस नाटो का मेंबर है, शायद अकेला इस्लामिक मेंबर है तुर्की। और तुर्की के पास न्यूक्लियर बम तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक न्यूक्लियर पॉइंट जो है वो तुर्की के अंदर रहता है। साथ में तुर्की की पॉपुलेशन अच्छी है, तुर्की की आर्मी बड़ी है और अमेरिका से उसको मॉडर्न जहाज मिलने वाले हैं। तो इन तीनों मुल्कों के बीच में जो समझौता हुआ है वो भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही, खास तौर पे तब जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है कि तुर्की ने पाकिस्तान की पहले ही खुलकर मदद की है, ड्रोन वगैरह दिया था, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो समझौता है वो नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है उसके तबाह और बर्बाद होने का भी एक एग्जाम्पल है। आप देखिए, सऊदी अरबिया के साथ हमारे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, बल्कि गल्फ स्टेट्स के साथ ही हम कहें तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ईरान जब गल्फ स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर अमेरिका के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा था तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक बार भी उस समय तक सैयद अली खामनेई की शहादत पर एक लफ्ज नहीं कहा था, जो जंग के 2 दिन पहले इजराइल जाकर कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, वो मजम्मत कर रहे थे। ईरान जो हमले कर रहा था गल्फ कंट्रीज के ऊपर, गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस पर खास तौर पे या अमेरिकन इंटरेस्ट पर, उसकी लगातार मजम्मत कर रहे थे। लगातार अलग अलग मुल्क के जो अमीर हैं, शाह हैं, जो भी हैं वहां के, उनको टैग कर करके लगातार ट्वीट कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि हम गल्फ नेशंस के साथ हैं। आप पुरानी तस्वीरें भी देखेंगे जिसमें आपको अरब नेशंस के लीडर्स के साथ नरेंद्र मोदी जी की गले मिलती हुई, हाथ मिलाते हुए तमाम सारी तस्वीरें दिखेंगी। फिर सऊदी अरबिया के साथ भारत के रिश्ते गड़बड़ कैसे हुए, मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तुर्की ने दिया था। सऊदी अरबिया ने भारत और पाकिस्तान दोनों का साथ दिया था, दोनों से बात की थी और जंग खत्म कराने के लिए कोशिशें की थी। सऊदी अरबिया के साथ अच्छा खासा हमारा ट्रेड है, हमारे देश के बहुत सारे लोग वहां पर नौकरियां करते हैं, तो सऊदी अरबिया से हमारा रिश्ता अच्छा रहा था। रिश्ता खराब कैसे हुआ? दरअसल इजराइल के चक्कर में हम सारी दुनिया से अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। पता नहीं इजराइल से नरेंद्र मोदी जी का क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इजराइल के चक्कर में सारी दुनिया से अपने रिश्ते खराब करते चल रहे हैं।
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बयान आया था नेतन्याहू का, नरेंद्र मोदी के लौटने से पहले या लौटने के बाद एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शिया एंगल और सुन्नी एंगल दोनों के खिलाफ एक ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप में जिन मुल्कों का नाम लिया था वो थे हिंदुस्तान यानी भारत, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साथ में साइप्रस। इन 3 मुल्कों का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें और भी मुल्क शामिल होंगे। और हम जानते हैं कि गल्फ नेशन के अंदर इजराइल का अगर सबसे करीबी कोई मुल्क है तो यूएई है। यूएई अब्राहम एक्कार्ड में जा चुका है और यूएई के अंदर मोसाद का अपना लंबा चौड़ा नेटवर्क है। यूएई के साथ हर तरह के रिश्ते हैं इजराइल के, ये हम जानते हैं। और आप देखते हैं कि यूएई के साथ सऊदी अरबिया के रिलेशन खराब होते हैं, खासतौर पर यमन वाला जो मुद्दा है उसको लेकर। यमन के अंदर आप जानते हैं हूथी हैं और इसके अलावा एक यमन गवर्नमेंट है जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। वहां पर इजराइल के साथ मिलकर एक नई मिलिशिया बनाने की कोशिश दसियों साल से चुपचाप कर रहा था यूएई, और वो नई मिलिशिया सऊदी अरबिया वाली जो यमन की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काम कर रही थी। रातों रात उस पूरे के पूरे मिलिशिया को खत्म किया सऊदी अरबिया ने हमला करके, वो किस्सा हम जानते हैं। और उसके बाद से ही सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ता लगातार खराब हुआ है। अब यूएई और सऊदी अरबिया के बीच में रिश्ता खराब हुआ तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको दोनों से बराबर रिश्ता रखना चाहिए था, जैसे चाइना रखता है। चाइना किसी के इंटरनल मामले में कोई दखल नहीं करता है, जो कुर्सी पर बैठेगा उसके साथ रिश्ता रखेगा, अच्छी तिजारत करेगा, ये सारा कुछ करता है वो, इसीलिए उसके रिश्ते सबसे अच्छे हैं। सऊदी अरबिया भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, यूएई भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, टर्की भी नहीं जाएगा, ईरान भी नहीं जाएगा, कोई चाइना के खिलाफ नहीं जाता। जब ईरान कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाएंगे तो वो उससे चाइना और रशिया को माफ कर देता है कि हम चाइना और रशिया के ऊपर कोई टोल नहीं लगाएंगे। देखिए सबसे अच्छे रिश्ते हैं उसके। लेकिन आपने अपना पक्ष चुना, आपने अपनी साइड चुनी इजराइल को नजर में रखते हुए। तो इजराइल का करीब था यूएई, तो आप भी यूएई के करीब हो गए। यूएई के शाह आपके यहां आते हैं, राष्ट्रपति आपके यहां खटाखट आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। आपके लोग भी वहां पर जाते हैं और ये सारी दुनिया देखती है। तो सऊदी अरबिया के लिए चिंता का विषय क्या है? सऊदी अरबिया से लगी हुई कंट्री है यूएई, और सऊदी अरबिया को मालूम है कि आज नहीं कल इजराइल भी उसका नुकसान करने की सोच सकता है। जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा है उसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है। तो सऊदी अरबिया को अपनी सिक्योरिटी अगर चाहिए तो वो इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ समझौता करता है। पहले आपको पता है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है। पाकिस्तान के लिए यह फायदे का सौदा है, फिलहाल तो उसको लगता है कि फायदे का सौदा है क्योंकि सऊदी अरबिया से पैसा मिल जाएगा। यूएई ने जब प्रेशर बनाया कि हमारा लोन रातों रात वापस करो तो सऊदी अरबिया ने ही पैसा दिया जिससे पाकिस्तान लोन वापस कर पाया। वैसे पाकिस्तान के ऊपर सबका लोन है लगभग। अब तुर्की के शामिल होने से क्या होता है कि 3 ताकतें ऐसी मिल जाती हैं जो मजबूत हो जाती हैं मिलकर। सऊदी अरबिया की दिक्कत है कि उसको अपनी आर्मी के लिए लगातार लोग चाहिए। सऊदी अरबिया की दिक्कत यह है कि उसके पास एटॉमिक पावर नहीं है। तो अगर इजराइल हमला करता है तो वो पाकिस्तान की धौंस दिखा सकता है कि पाकिस्तान हमें एटॉमिक पावर दे सकता है या हमारी तरफ से एटॉमिक अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियर अटैक करने की हिम्मत उसके बाद इजराइल की नहीं पड़ेगी। उधर तुर्की है तो यह भी उसको हिम्मत मिलेगी कि एक तरफ से अगर हमारे ऊपर इजराइल हमला करेगा, उधर से तुर्की हमला कर देगा तो इजराइल के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तुर्की बड़ा मुल्क है और तुर्की के पास हथियार जबरदस्त है। अमेरिका उसको नए जहाज भी दे रहा है। इजराइल नहीं चाहता था जहाज मिले, लेकिन जहाज दे रहा है। तो आपने दरअसल खुद को सऊदी अरबिया से दूर किया तो वो पाकिस्तान के करीब चला गया। दूर तो आपने ईरान को भी किया। आज ईरान के भी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं, बुरे रिश्ते नहीं है। हालांकि कल जो समझौता हुआ है उसके बाद ईरान ने कहा है कि सऊदी अरबिया को तुर्की या पाकिस्तान नहीं बचा सकते, वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं। और फिलहाल तो ऐसा लगता है कि हूथियों वाली लड़ाई अगर नहीं शुरू हुई तो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में, ईरान और तुर्की के बीच में भी कल को अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत कहां है? आप अमेरिका के चक्कर में पड़े हुए हैं। अमेरिका आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाने का नया बिल पास करने जा रहा है। आप इजराइल के चक्कर में पड़े रहते हैं। इजराइल आपको कुछ भी अलग से नहीं दे रहा है। और अमेरिका और इजराइल के चक्कर में आप सारी दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं। आज हालत यह है
कि अरब मुल्कों में कोई भी आपका पक्का वाला दोस्त नहीं बना है। एक बात और समझनी चाहिए, प्रेशर में आकर ये हुक्मरान भले आपको इजराइल से समझौता करते हुए दिखते हैं, लेकिन पिछले साल 1.5 साल में जो कुछ फलस्तीन में हुआ या चल रहा है और जो कुछ ईरान में हुआ, उसके बाद गल्फ नेशंस की आवाम का बड़ा हिस्सा इजराइल के खिलाफ हो गया है। इसलिए उसके हुक्मरान चाह कर भी बहुत ज्यादा इजराइल के करीब नहीं जा सकते हैं। और बहुत क्लियर है कि जो इजराइल के करीब जाएगा, खाड़ी मुल्क उससे दूर होंगे। ये वाली बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि इजराइल से दोस्ती अच्छी रहेगी तो बस सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन इजराइल की दोस्ती के चक्कर में आपने अड़ोस पड़ोस के सारे मुल्कों को दुश्मन बना लिया। ईरान अब तक आपको अपना दोस्त कहता है, लेकिन दिल में वो भी जानता है कि कम से कम ये गवर्नमेंट हमारी दोस्त नहीं है, इसने हमारी किसी मुश्किल में हमारा साथ नहीं दिया। और सऊदी अरबिया जैसी कंट्री जिसके साथ हमारे हर तरह के अच्छे रिश्ते थे, यूएई की कीमत पर हमने सऊदी अरबिया को भी लगभग खो दिया है। ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है। यावेर नेतन्याहू को यह सवाल उठाने का हक तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से सवाल सही है। पाकिस्तान हमारे बगल में है, पाकिस्तान का चाइना से बहुत अच्छा रिश्ता है, अब रशिया से भी बुरा रिश्ता नहीं है, अमेरिका से बहुत अच्छा रिश्ता है, सऊदी और तुर्की से भी सीधे रिश्ते बन गए। तो कल को अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो क्या आप भी इजराइल की तरह अकेले पड़ेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है नरेंद्र मोदी जी, और दुर्भाग्य से हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ना ही ऐसे सवाल का जवाब दिया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।